चलिए नीचे। ये ब्रह्मपुत्र नदी की यात्रा क्या? ब्रह्मपुत्र नदी की यात्रा। की ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके समाप्त हो जाती है? जब निकलती है तो निकलने के साथ कम से कम 3 देश में यात्रा करती है। कहाँ यात्रा करती है? 3 देशों में। पहले देश की यात्रा चीन से शुरू करती है, उसके बाद आती है भारत में, उसके बाद बांग्लादेश में आके समाप्त। क्या समाप्त होती है? चीन से आती है भारत में, भारत से आती है बांग्लादेश में, उसके बाद आके समाप्त हो जाती है। कितना किलोमीटर तक चलती है? ये लगभग चलती है 2800 किलोमीटर। लगभग 2800 किलोमीटर तक ये नदी चलती है। मतलब कि नदी की धारा कितनी किलोमीटर की लंबाई? नदी की लंबाई कितनी है? 2800 किलोमीटर। और भारत की सबसे लंबी नदी यही है। सवाल दो को पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? वो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? सवाल दो पूछते हैं। तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है। क्यों? क्योंकि 2800 किलोमीटर की लंबी लंबाई है इसकी। और एक पूछता है भारत में, तो हम लोग गंगा पढ़े ना 2525 किलोमीटर। तो भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है वो। भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, और ये भारत की सबसे लंबी नदी। चलिए तो इसका स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके देखिए। हिमालय हम लोग पढ़े थे, तो हिमालय में हम पढ़े थे कि इधर वो श्रेणी है, क्या कहते हैं? पामीर घाट। पामीर घाट था जो कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के ऊपर से स्टार्ट होता है। तो मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र होता है ये, इसके ऊपर से ये जो होता है ना ऊपर वाला पार्ट, इसके ऊपर से स्टार्ट होता था। तो यहाँ जो ऊपर से एक घाट होती थी, यहाँ से 3 पर्वत निकला था, 1 2 और 3। सबसे ऊपर वाले का नाम क्या था? काराकोरम। उसके नीचे वाले इस श्रेणी को कहते थे, ये जो ऊपर से सबसे श्रेणी गई थी पहाड़ की, इसको कहते थे काराकोरम। इसके नीचे गई थी लद्दाख, और इसके नीचे जास्कर। तो जब लद्दाख श्रेणी आगे आती है ना, तो उसको कैलाश श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलाश श्रेणी। और इसी कैलाश में है वो कैलाश पर्वत। नाम सुने कहते कैलाश पर्वत का? इसी कैलाश पर्वत पे कौन रहते थे? शंकर जी रहते थे। हमारे बाबा कहते हैं कि शंकर जी हमारे ऊपर बैठे बड़े नाम जिक्र से। तो इसी कैलाश पर्वत के ऊपर रहते थे शंकर जी, ऐसा कहा जाता है, मान्यता है। और कहा जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति इस पर्वत के ऊपर नहीं पहुंच पाया। ठीक है। और यहाँ अजीब अजीब सी हरकतें देखी जाती है, जबकि चीन सारे पहाड़ों को काट करके छेद करके उसके ऊपर रास्ता बना चुका है, लेकिन सिवाय एक को छोड़ के किसको? कैलाश पर्वत। इसी कैलाश पर्वत के आप देखिएगा किधर दक्षिण साइड में एक झील है। झील का नाम क्या है? मानसरोवर झील। इसको हम कहते हैं कैलाश मानसरोवर झील। और भारत के लोग यहाँ पे यात्रा करने के लिए जाते हैं, भारत से जाते हैं। दर्रा है, ठीक है, रोहतांग पास हो गया, और ऐसे ऐसे करके 10-12 दर्रे हैं, जिससे क्या होता है हम लोग इधर जाते हैं रास्ते। तो इसी कैलाश पर्वत से 100 मीटर यानी कि मानसरोवर झील से लगभग कहा जाए कि 100 मीटर ऊपर से एक क्या है? हिमनद है। हिमनद समझते क्या होता है? हिमनद का मतलब होता है कि पहाड़ों पर स्थित बर्फ। पहाड़ों पर स्थित बर्फ जब गलता है तो वही गल के पानी बनता है। तो जो ऊपर पहाड़ों के ऊपर जो मान लीजिए कि ये पहाड़ हो गए ना, तो इसके ऊपर बर्फ गल के जम जाता है। क्यों बर्फ गल के जमता है? इस पे बर्फ आगे जमने का क्या कारण है? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी से प्रति 165 मीटर जब हम ऊपर जाते हैं ना, तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, और धीरे धीरे डिग्री टेम्परेचर कम होते होते ऊपर तक जाता है। और हम जानते हैं कि हमारे हिमालय की औसतन ऊंचाई कितने किलोमीटर है? 6100 मीटर। किलोमीटर नहीं, 6100 मीटर, मतलब लगभग 6 किलोमीटर। लगभग 6 किलोमीटर। 165 में अगर हम 1 डिग्री जाते हैं, तो अगर हम 1 किलोमीटर पहुंचते हैं तो लगभग 6 से 7 डिग्री कम होगा ना? तो 6 से 7 डिग्री कम होता है, तो 6 किलोमीटर जाते हैं तो 7 42 डिग्री कम हो जाता है। तो अभी हमारे यहाँ का कितना होगा? अभी टेम्परेचर 21 होगा। 19 से 21 डिग्री टेम्परेचर होगा। क्या होगा? 19 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। जब धूप उग जा रहा है तो 21 से होगा, और जब नहीं है तो 19 हो रहा है। तो इससे आप कितना माइनस करना है? 42 डिग्री। तो 42 19 से क्या 21 से माइनस करेंगे तो -21 नहीं हो जाएगा? 21 से 42 होता है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ का टेम्परेचर माइनस में चल जाता है। तो जब माइनस में टेम्परेचर चल जाता है तो ऊपर ही जो बर्फा जो जाता है, जो पिघल के बारिश जो होता है, इसमें क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है।
लेकिन गर्मी के दिनों में यही बर्फ क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना जिसमें बर्फ जमा होता है, इसको हम कहते हैं हिमनद। क्या कहते हैं? हिम नदी या हिमों की नदी, यानी कि बर्फ की नदी इसको कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं बर्फ की नदी। और यहीं से जब पानी बहना शुरू होता है ना गर्मी के दिन में, जब ये पिघलने लगता है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, 0 से ज्यादा होता है, तो पिघलने लगता है। यही पिघलता है ना, तो इसके जल जो गिरती है, इसी जल को क्या होता है बाद में ये नदी का रूप ले लेती है। और हमारी ब्रह्मपुत्र भी एक नदी का रूप किससे लेती है? तो वो जिस ग्लेशियर से निकलती है, उस ग्लेशियर का नाम क्या है? चोमयुंगडुंग। क्या नाम है? चोमयुंगडुंग ग्लेशियर। नामों कितना गंदा है, चोमयुंगडुंग। याद तो हो गई? नहीं हो, लेकिन फिर भी हम इसको याद करेंगे। चोमयुंगडुंग ग्लेशियर से हमारी ये निकलती है ब्रह्मपुत्र। और जब ये निकलती है तिब्बत में ना, तो तिब्बत में से निकलती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है। ध्यान रखिएगा लोग, क्योंकि ये बार बार सवाल पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में किस नाम से ब्रह्मपुत्र को जानते हैं। तो जब ब्रह्मपुत्र से ये निकलती है तो इसे हम क्या कहते हैं? सांगपो नदी। क्या कहते हैं? सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और ये सांगपो नदी यहाँ से चलती है। सांगपो का अर्थ क्या होता है? सांगपो एक चीनी भाषा है। सांगपो का अर्थ होता है क्या करने वाला? पवित्र करने वाला। क्या कहते हैं? सांगपो का अर्थ होता है पवित्र करने वाला। मतलब ये नदी ऐसी है जिसमें जो नहा ले वो क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। और कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु थे ना, वो इसी नदी में नहाया करते थे। जो इधर कहाँ थे? तिब्बत के जो बौद्ध भिक्षु थे। बाद में तिब्बत चीन के पास चला गया, जवाहरलाल नेहरू दे दिए, कहा कि ना जी अब हमारा नहीं, आप रख लीजिए। तो जब ये चीन में गया ना, तो इस नदी में वो नहाते थे। तो क्या किया कि जितना यहाँ के बौद्ध भिक्षु थे ना, सबको लेके चाइना के किसी और कोने में बसा दिया और चाइनीज लोगों को यहाँ पे ला दिया, और हो गया हमारा टेंशन फ्री में। यही सांगपो नदी जब चलते 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 हिमालय के पीछे से, कहा जाता है कि हिमालय के पीछे से जो बृहद हिमालय है और कैलाश पर्वत श्रेणी, उन दोनों के बीच से बहते 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 आती है कहाँ तक? ये हमारा होता है इधर साइड में देख लीजिएगा, ये वाला जो पार्ट होता है, ये हमारा यहाँ से देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश का पार्ट होता है। ये कौन सा होता है? अरुणाचल प्रदेश का पार्ट होता है। और यहीं से ध्यान दीजिएगा तो ऐसे हमारे भारत का कुछ नक्शा है यहाँ पे। और यहाँ से क्या हो जाता है? ये ऊपर आता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा क्या होता है? बांग्लादेश का पार्ट होता है। ये देखिए हम ज्यादा इधर ला दिए कि कुछ ज्यादा बड़ा इधर से आएगा, ये बाहर से आएगा, क्योंकि ये भारत में पूरा नहीं है। ये यहीं से क्या होता है? इधर बाहर से आता है, हमारा भारत इधर से आता है और इधर ये नीचे बह जाती है। ठीक है, तो कुछ न कुछ में कहाँ बहती है? असम के क्षेत्र में। तो जैसे ये बहते बहते भारत के क्षेत्र यानी कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो यहाँ आपको पता हो कि यहाँ पे एक पहाड़ी है, हिमालय का अंतिम छोर। बृहद हिमालय कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? तो हम कहते हैं कि नागा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत। तो ये जो नामचा पर्वत है ना, इसी के पास से ये भारत में प्रवेश करती है। कौन सा पर्वत है यहाँ पे? नामचा पर्वत। क्या नाम है इसका? नामचा पर्वत। इसी के बगल से ये भारत में प्रवेश करती है। और जब ये प्रवेश करती है तो इस पर्वत को बीच से काट देती है। क्या करती है? पर्वत को बीच से काट देती है। और जब दो पर्वतों के बीच से काट दिया जाता है ना, कोई कट जाता है, मान लीजिए इस प्रकार से ये पर्वत सीधी थी और किसी ने इसको काट दिया, तो यहाँ से अगर नदियां निकल रही है बाहर, तो ये क्या होता है? इसको हम रास्ता कहते हैं। और पहाड़ी भाषा में इसको हम कहते हैं दर्रा। क्या कहते हैं? पहाड़ों के बीच में जब रास्ता बन जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इस रास्ते को, ये जो रास्ता बन गया, चाहे नदियां बना चाहे इंसान बना, इसको कहते हैं हम दर्रा। या फिर भूस्खलन या भूकंप के कारण अपने से पहाड़ टूट के अलग हो जाते हैं, तो बीच में जो रास्ता बन जाता है उसको कहते हैं दर्रा। तो यहाँ भी ये क्या करती है? नदी एक दर्रा बनाती है, जिसको क्या कहते हैं? यांगयाप दर्रा। क्या कहते हैं? यांगयाप दर्रा। और कभी कभी सवाल पूछ देता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो ध्यान रखिए कि जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है ना, तो यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और जैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में आती है, तो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में आती है, उसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम दिहांग के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? दिहांग के नाम से। और दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में बहते बहते आगे तक आती है। जैसे थोड़ी दूर आगे आती है ना, मतलब कहाँ? असम के पास में, तो इसमें दो नदियां आके मिलती है। एक होती है दिबांग नदी और एक होती है लोहित नदी। ये दिबांग और लोहित आके सीधे कहाँ मिलती है? असम के बॉर्डर के आसपास मिलती है। और जहाँ ये मिलती है ना, इसी के मिलने के बाद से हमारी ये जो नदी जो स्टार्ट हुई थी तो सांगपो कही जाती थी, उसके बाद दिहांग कही जाती थी। जैसे यहाँ पहुंचती है असम के क्षेत्र में एंट्री करती है, इसका नाम क्या हो जाता है?
ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। लेकिन असम में जब घुसती है, एंट्री करती है, असम के अंदर जब एंट्री करती है तो ये 2-3 रास्तों में बढ़ जाती है, 2 रास्तों में बढ़ जाती है। देखिए असम तक तो आती है तो पूरे ऐसे आती है, बिल्कुल सेम। लेकिन जैसे असम में आती है ना, ये ऐसे ऐसे चलने लगती है। क्या करने लगती है? ऐसे ऐसे चढ़ने लगती है और ये अजीब प्रकार की मिट्टी का आकार बनाती है। ये क्या करती है? ऐसे ऐसे चलने लगती है, घूम घूम के ऐसे चलती है, बिल्कुल इस प्रकार से। तो ये क्या करती है ना कि बीच में इधर मिट्टी का कुछ क्षेत्र छोड़ती जाती है, मिट्टी का क्षेत्र छोड़ती जाती है। और यही मिट्टी के क्षेत्र छोड़ने के लिए असम में ही ये क्या बनाती है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। क्या बनाती है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। और इस नदी द्वीप का नाम क्या होता है? मांजुली। क्या नाम होता है? मांजुली। अक्षय कुमार पिक्चर में की मंजुलिका के चाचा की लड़की होती है मांजुली, ये बनाती है। सबसे बड़ी क्या है? नदी द्वीप है ना कि ये नदी द्वीप का मतलब क्या होता है? द्वीप का मतलब समझते हैं? द्वीप का मतलब होता है कि धरती का वह क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा। जैसे कि पोखरा, हम लोग के पोखरे के बीच में छोटा सा माटी घर के बीच में टीला खड़ा कर दिया, चारों तरफ से पानी हो, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं? द्वीप कह सकते हैं। लेकिन द्वीप होगा छोटा सा द्वीप। क्या होगा? छोटा सा द्वीप। मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हो और बीच में क्या निकल जाए? छोटी सी भूमि निकल जाए, उसको क्या कहते हैं? द्वीप। तो ये क्या है? नदी द्वीप। क्यों? क्योंकि इसको नदियों के द्वारा बनाया जाता है। और कौन सी नदी ये द्वीप बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी द्वीप बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो मिट्टी का क्षेत्र छोड़ती है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसे कोई दिक्कत नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अरे कुछ नहीं करेगा तो विश्व का क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और इसका नाम क्या है? मांजुली। और ऐसे ऐसे ये द्वीप बनाती जाती है। तो एक और द्वीप बनाती है, उसको क्या कहते हैं? नंदा। नंदी द्वीप या नंदा द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक जो सबसे छोटी द्वीप होती है। तो सवाल कभी कभी पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? भारत के असम में। कहाँ है? भारत के असम में। फिर सवाल पूछता है कि मांजुली द्वीप जो बनता है, नदी द्वीप है, इसको कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसको बनाया जाता है। जैसे जैसे ये असम से थोड़ा सा और आगे आती है तो इसी में क्या होता है कि एक स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्णगिरी है, स्वर्ण रेखा नहीं है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ है? उड़ीसा से चलती है। जो हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे, स्वर्ण रेखा के बारे में पढ़ेंगे, वो उड़ीसा के क्षेत्र के आसपास चलती है। क्योंकि निकलती कहाँ से? स्वर्ण रेखा निकलती है आपके झारखंड से और उड़ीसा में बहते हुए निकल जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें एक स्वर्णगिरी नाम की नदी, जो कि कहा जाता है कि शिवालिक श्रेणी से निकलती है और आके इसमें अपना ब्रह्मपुत्र में जल गिराती है। और ये किस तरफ से आके गिराती है? तो जल, अगर नदी से पूछे तो ये नदी इस तरफ चले तो मतलब दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदी है। तो जान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र के बाएं तरफ से मात्र 2 नदी मिलती है। एक का नाम होता है दिबांग और एक का नाम क्या होता है? लोही। जबकि दाहिनी तरफ से गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और एक गंगा भी है, वो भी मिलती है। तो ये स्वर्णगिरी नदी आके पहले मिलती है, तो दाहिनी तरफ से मिलने वाली होती है। उसके तुरंत बाद एक नदी मिलती है, इसको ये भी कहां से निकलती है? शिवालिक श्रेणी से ही निकलती है, जिसका नाम क्या होता है? कोमान। और कोमान के तुरंत बाद एक और नदी आके क्या मिलती है? इस ब्रह्मपुत्र में मिलती है, इसका नाम क्या होता है? मानस। उसके बाद आती है एक और नदी मिलती है, उसको कहते हैं सकोच नदी। ठीक है, उसके तुरंत बाद एक और नदी आके मिलती है किस ब्रह्मपुत्र में, इसका नाम क्या होता है? तीस्ता। और उसके बाद देखिए कि जैसे तीस्ता मिलती है, तीस्ता के बाद ये जो नदी होती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, ये कहाँ एंट्री कर जाती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री कर जाती है बांग्लादेश में। कहाँ एंट्री कर जाती है? बांग्लादेश में। और जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है, इसका नाम फेरू बदल जाता है। कहा जाता है कि धरती का सबसे बड़ा नाम बदलू नदी यही है। यहाँ चली तो सांको नाम था, यहाँ आई तो दिहांग हुआ, इसके बाद जैसे पहुंची असम में तो ब्रह्मपुत्र हुई और ब्रह्मपुत्र से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जैसे आके बांग्लादेश में एंट्री की, अब इसका नाम क्या हो जाता है पता है? अब इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? यमुना नहीं, जमुना। जबकि यमुना नदी कहाँ से होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि कुछ राजस्थान के क्षेत्र होते हुए उत्तर प्रदेश बहते बहते के गंगा में मिल जाती है, जिसका वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं। वीडियो नहीं बना चुके, आप लोगों को पहले समझा भी चुके हैं। क्लियर? तो उसके बाद ये जमुना के नाम से जानी जाती है। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे आती है तो आप देखिएगा कि एक नदी इधर से आके मिलती है। ऐसे इस नदी का नाम तो गंगा होता है। गंगा जैसे कहाँ एंट्री करती है? बांग्लादेश में एंट्री करती है, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। और आगे कहाँ मिल जाती है? जमुना नदी से
ये जमुना नहीं, ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है, लेकिन इसको जमुना कहा जाता है। आके इससे मिल जाती है, और जब मिलती है ना तो यहाँ से अनेकों छोटी छोटी नदियों में विभक्त हो जाती है। और ये जो वितरिकाएं बढ़ती है ना, ये यहाँ नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाती है? डेल्टाई क्षेत्र बनाती है। और इस डेल्टाई क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? सुंदरवन डेल्टा। क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा। तो ये थी हमारी ब्रह्मपुत्र की पूरी यात्रा। और ये जान लीजिए ब्रह्मपुत्र जब यहाँ पे ना कहाँ था हम लोग? असम के क्षेत्र में। तो असम के क्षेत्र आती है, तो इस ब्रह्मपुत्र नदी में जो ये मालदीव द्वीप है, इस द्वीप पे एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, जो किसके लिए फेमस है? एक सिंग वाले गेंडे के लिए। और उस वन्य जीव अभयारण्य का नाम क्या है पता है आप लोग को? एक है मानस वन्य जीव अभयारण्य, लेकिन इसका नाम होता है काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि कौन सी ऐसी नदी है जो 3 देशों में घूमती है भारत की, भारत से होकर जाने वाली कौन कौन सी ऐसी नदियां है जो 3 देशों से आती है, तो 2 नदियां हैं। 2 कितनी? 2 या 3 हो जाएगी। एक तो सिंधु होती है जो निकलती है कहाँ से? तिब्बत से निकलती है, भारत होती है, उसके बाद पाकिस्तान। तो चीन, भारत, पाकिस्तान 3 हो गया। उसके बाद ब्रह्मपुत्र है, चीन से भारत में आती है, उसके बाद सीधे पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश, ये भी पहले पाकिस्तान ही था। इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। 1970-71 में इंदिरा गांधी इसको अलग कर। समझ में आया पूरा क्लियर? तो ये होता है। उसके बाद 2-3 नदियां और भी हैं जो छोटी छोटी नदियां, उनका कुछ खास विशेषता नहीं होता। 2 सबसे ज्यादा इसी से पूछता है, एक तो पूछता है सिंधु से, दूसरा ब्रह्मपुत्र से। तो ब्रह्मपुत्र नदी की ये सारी सुविधा कंप्लीट होगी, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ण रूप से समाप्त। ठीक है।